हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। जो चेहरा स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं, शायद इनको किसी भी रत्ती भर भी इतनी सी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि यार फॉर्मली अनाउंस करना पड़ता है कि भाई अजीत जी हमारे साथ चैनल पे है। राइट, अजीत खुराना, जिनको आपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जिनको आपने जेप्पे में, जिनको आपने मतलब क्रिप्टो की जब आप बात करते हैं, इतना बिटकॉइन के बारे में भी इंगेजमेंट नहीं होगा जितना अजीत जी के हर जगह छाए हुए हैं। चाहे वो कोई भी हो, सोशल मीडिया हो, वेबसाइट्स हो। 2017 से मैंने देख रहा हूँ। प्रणव अभी बैक स्टेज पे ये बात कर रहा था, लिटरली, मतलब दैट दैट केम एज अ शॉकर फॉर मी। मैंने कहा यार ये रिकॉर्डिंग पे बोल देना भाई। प्रणव बोल रहा था कि मैंने बिटकॉइन सीखा ही, आपकी सबसे पहला वीडियो जो देखा था वो टेडेक्स पे। आपने 2000 बहुत पहले, टेड पे तो लोग आज जा रहे हैं ना, टेडेक्स पे। बट उस जमाने में प्रणव ने इनका वीडियो देख के बिटकॉइन को सीखा था। सो ये है अजीत जी का कंट्रीब्यूशन इस स्पेस में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज डूइंग एट प्रेजेंट, बट अगर हम देखें, बिगनिंग में बिटकॉइन माइनिंग के वीडियोस बनाते थे सर, कि व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज बिट। मैंने इनफैक्ट बिटकॉइन माइनिंग का वीडियो, मुझे बिटकॉइन समझ में आ गया था, माइनिंग को लेके बहुत कंफ्यूज रहता था। तो अजीत जी की एनालॉजीज की वजह से मैं बिटकॉइन की माइनिंग को सीखा था कि पीओडब्ल्यू होता क्या है। सो दैट इज द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ही हैज मेड टू दिस स्पेस। जो ओजीज आप देखते हो, जो आप, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो कि यार बड़ी नॉलेज है जी काशिफ जी, आप तो प्रोफेसर हो, तो भाई ये उसके डीन है, उस यूनिवर्सिटी के वीसी है, जहाँ से मैंने सीखा है उनके वीसी हैं ये। सो सो दैट इज द व्हाट अजीत जी इज ऑल अबाउट। एंड सर, मैं चाहूँगा कि क्विकली आप अपना एक इंट्रो, जरूरत नहीं है इंट्रो की सर, बट वॉट एवर यू एज अ बिगनिंग थॉट, एक इनिशियल थॉट आपकी जो भी है, लेट्स बिगिन विद दैट एंड देन विल हैंड ओवर टू प्रणव। हम अक्सर बड़े कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं जहाँ लोग रहते हैं। वहाँ पे एक प्ले एरिया होता है गार्डन में बना हुआ, उधर सैंड पिट होती है, उसके अंदर स्लाइड होती है, बच्चों के कुछ झूले वगैरह होते हैं। और इस एरिया में जो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उनकी उम्र समझो जी 3 से लेके 8 साल तक की होती है, क्योंकि उसके बाद जब जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं वो दूसरी गेम में खेलते हैं। तो हमारी जो वेब 3 है ना, ये वो सैंड पिट है इस समय। तो इसमें जी मेरे जैसा जो 8 साल का बच्चा है, वो 3 साल के बच्चे उसको देख के सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, राइट। लेकिन अगर दुनिया के संदर्भ में देखो तो हम भी बच्चे ही हैं। जब जी मैं जी जी क्रिप्टो की दुनिया में आया था 2014 में, रिसर्च करनी शुरू की 2016 में, मतलब 2 साल बाद पहला 1,000 रुपए का एक फ्रैक्शन ऑफ अ बिटकॉइन खरीदा। तो मैं कई लोगों को जानता था जो मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, वो मेरे से बहुत साल पहले से 2010 11 12 से लगे हुए थे। और मैं सोचता था ये ओजी है। हुआ ऐसा कि लगभग एक आध साल बाद मैं जरा कुछ इंटरव्यूज किए, कई स्पीचेस दिए, तो लोग मुझे ओजी बुलाने लग गए। अरे ये तो बहुत बड़ा आसान हो गया है। उसके बाद जो लोग, मतलब जिनको कुछ नहीं आता था उस समय, उसके एक आध साल बाद लोग उनको ओजी बुलाने लग गए। और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आप 2-3 दिन रह चुके हो क्रिप्टो में तो आप ओजी बन जाते हो, राइट। तो हम लोग उसी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। और उसी प्लेग्राउंड में कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है। तो कोई भी देखा जाए तो बड़ा नहीं है। तो जी जी थैंक्स फॉर, आपने बहुत ही जेनरस और बहुत ही मेरे दिल खुश करने वाली इंट्रोडक्शन दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमने ना अंग्रेजी में एक कविता पढ़ी थी। उसका नाम था 7 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, या 9 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। के लोगों ने, अंधे लोग होते हैं, 7-9 लोग होते हैं, वो हाथी को जाके हाथ लगाते हैं। तो जो हाथी की सूंड को हाथ लगाता है वो हाथी के बारे में अलग कल्पना करता है, जो उसकी पूंछ को हाथ लगाता है वो हाथी की अलग कल्पना करता है, वगैरह वगैरह। जी। तो कुछ हद तक ना क्रिप्टो मार्केट ये 9 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट बनी हुई है, राइट। तो इसमें हम सारे अंधे हैं, काना भी कोई नहीं है। लेकिन वो क्या है कि अंधे में भी शायद डिग्री होती होगी। तो चूंकि मैंने पहली बुल और बेयर मार्केट छोड़ के सारी बुल और मार्केट, बेयर मार्केट देखी है, तो मुझे ये थोड़ा सा संदर्भ, ये कॉन्टेक्स्ट रहता है कि हर एक बुल मार्केट में क्या फर्क था। तो मेरा आज जो मैं ज्यादा आपके ऑडियंस को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे से जी बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, उनके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन वो यही होगा कि अगर आप मार्केट में बस थोड़े टाइम से हैं, जैसे समझो 2020 के बाद आए हैं या 2020 या उसके बाद आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो मन में क्रिप्टो की पिक्चर हो वो थोड़ी विकृत हो, थोड़ी करप्ट हो, क्योंकि वो सिर्फ वो एक क्षण जो था मार्केट में उसी में एप्लीकेबल हो। तो बट चर्चा करते हैं, देखते हैं। थैंक यू जी। फॉर हैविंग मी हियर, वेरी हैप्पी टू बी हियर। राइट राइट, मैं यही बता रहा था बैक स्टेज भी। बेसिकली जब मैंने ईथ इंडिया 1.2 किया था, उसके बाद सबसे पहले कोई वीडियो देखा था जो मेरे को लाइक बेसिकली वेब 3 और क्रिप्टो में इतने ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लाइक हु आर वेरी इंप्रेसिव ऑन कैमरा। दे आर मोस्टली द पीपल जो अजीब अजीब मीम्स बनाते हैं और अजीब अजीब चीजों से
like you know directions दिखा दिखा के like you know they try to make you like oh this is such a big thing, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बैंक्स को खत्म कर देंगे, गवर्नमेंट्स को खत्म कर देंगे, खुद का नेटवर्क स्टेट बना देंगे। तो एक इंसान जो बहुत पहले दिन क्रिप्टो में आया, जब वो ऐसी बातें सुनता है तो बोलता है अरे ये तो बहुत ही दिस इज नथिंग बट अ स्कैम। एंड बट आपका जब मैंने वीडियो देखा था टेडेक्स के ऊपर, विच वाज अ 18 मिनट वीडियो, मेरे को आज भी याद है 5 साल पहले ट्रिपल आईटी बैंगलोर के अंदर टेडेक्स के अंदर आपने किया था, वो वाला वीडियो जो था दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मी कि क्रिप्टो ये होता है। इट वाज अ 101। बाकी सब 501 या 1001 या फिर एकदम मास्टर क्लास पढ़ा रहे थे, जिसके अंदर अपना खुद का देश बन रहा था, अपनी खुद की बैंक्स बन रही थी, गवर्नमेंट्स और लोगों को मारने की बात चल रही थी, और खुद का सब कुछ नेटवर्क और लाइक यू नो सोशल मीडिया बन रहा था। उससे हटके असली में क्रिप्टो करेंसी का क्या यूज हो सकता है, क्या चीजें उससे बन सकती है, बिटकॉइन का क्या यूज केस हो सकता है, उसके बारे में आपने बताया था। तो लाइक यू नो आई थिंक वो 5 साल के बाद से लेके आज तक बहुत चीजें बदल गई हैं। एंड एज यू सेड कि यू हैव बीन इन द बुल्स एंड बेयर्स ऑफ दिस स्पेस फॉर अबाउट, आपने 2-3 बुल ऑलरेडी देख रखे, 2-3 बेयर ऑलरेडी देख रखे। So the first thing that I think the audience might want to understand is कि हर bull market में और हर bear market में क्या चीज common होती है, और इस bull market में और bear market में क्या different था from the other ones that you were a part of। तो मैं दो अप्रोचेस में करूंगा, वन इज मार्केट सिनेरियो एंड सेकंड इज ताकि कुछ एक्शनेबल हो, लोग किसी को फॉलो करना चाहते हैं, या वो व्यक्ति हो या वो टोकन हो, तो उसके ऊपर मैं आऊंगा। तो पहले मार्केट सिनेरियो, अगर हम 2016 में जो आईसीओ बूम चालू हुआ, जो 2017 में भी चला, उसके अंदर ऐसे था कि वो आमिर खान की कौन सी पिक्चर थी जहां वो एलियन बन के आता है धरती पे, क्या नाम था पिक्चर का? पीके। Okay। पीके। हाँ, तो उसको ना, वो जब इस दुनिया में आता है उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो वो सारी चीज़ों पे हैरान होता है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी पीके अगर 2016 में इस धरती पे उतरा होता और उसको कोई बताते कि यार ये जो चीज़ है ना सोना यानी कि गोल्ड, ये लोग छोटे छोटे कान में कुछ वगैरह पहन के रहते हैं और ये लाखों रुपए के होते हैं, राइट? तो वो बोलता है कि अच्छा, मतलब एक अगर मैं किलो लेना चाहूँ इसका तो मतलब 50 लाख रुपए लग जाएंगे। और साथ ही में उसको कोई प्लास्टिक का ट्रेडर मिलता, वो बोलता है यार वो तू 50 लाख रुपए का किलो क्यों ले रहा है सोना, उससे अच्छा मेरा प्लास्टिक ले ले, ये 1000 रुपया किलो है। बोलता अच्छा, ये तो बड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो 1000 रुपए किलो मिल रहा है, वो 50 लाख के लेने की जरूरत नहीं है, दोनों 1 किलो है। तो वही वाली बात होगी कि जो आईसीओ में टोकन आए थे और जो बिटकॉइन है उसमें ये फर्क है, एक सोना है और एक सादा प्लास्टिक। लेकिन लोगों ने ये बड़ा नैरेटिव किया कि नया बिटकॉइन आया है। इनफैक्ट बहुत सारे टोकन उस समय बिके ये बोल के कि नया बिटकॉइन आया है, नया क्रिप्टो टोकन नहीं, क्रिप्टो करेंसी, नया बिटकॉइन आया है। वो बिटकॉइन जो है वो $1200 का है कि $3000 का है, ये बिटकॉइन जो है तो 10 सेंट का है, राइट? तो दैट मीन्स वो जो बूम था आईसीओ बूम, इट वाज रियली इट वाज व्हाट आई लाइक टू कॉल द स्कैम कॉइन ईरा। आई नो इट इज अ लिटिल, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात टाइप लगती है, बट बहुत लोगों ने उस समय आगे टोकन बेचे जिसका मतलब यूटिलिटी तो बहुत दूर की बात है, उसका कोई पर्पस सिर्फ एक था कि फंडरेज करो ताकि जो इशू कर रहे हो वो अमीर बन जाए, लिटरली एक पर्पस था। बाद में क्या हुआ कि जैसे वो मार्केट कोलैप्स हुई, वो वाली मार्केट, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जब 2018 में, अर्ली 18 में कोलैप्स होनी शुरू हुई, तो वो क्रिप्टो मार्केट के बाहर में, मतलब अंडर इट्स ओन वेट वो मार्केट कोलैप्स हुई। ऐसे नहीं थी कि स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हुई, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, रियल एस्टेट भी ऐसा कुछ नहीं था। तो क्रिप्टो मार्केट का ही बेयर मार्केट था। तो चूंकि वो क्रिप्टो मार्केट का ही बेयर मार्केट था, तो जब बुल मार्केट आई वो भी क्रिप्टो मार्केट की बुल मार्केट आई। बट इस समय जब 2020 के एंड में, जब कोविड से हमको कुछ राहत मिलनी शुरू हुई थी और 2021 पूरा हम बुल मार्केट में रहे और अर्ली 2022 तक, इस समय इस स्कैम कॉइन मार्केट नहीं थी। हालांकि क्रिप्टो में और अन्य सारे मार्केट्स में स्कैम जरूर होते हैं, लेकिन 2016-17 के बराबर के कोई स्कैम नहीं थे, जो कि मतलब बेवकूफ़ी के स्कैम थे। इस समय जो मार्केट थी, अगेन अगर छोटा मुंह बड़ी बात करूं मैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आती, ये था शिटकॉइन मार्केट। स्कैम कॉइन और शिटकॉइन में फर्क होता है। स्कैम कॉइन में जो बंदा कॉइन इशू कर रहा होता है उसका इंटेंशन यही होता है कि मैं आपके पैसे लेके जा रहा हूँ। शिटकॉइन में ऐसे था कि सिंसियर फाउंडर्स थे, लेकिन अक्सर जो वो प्रोजेक्ट लाते थे उस प्रोजेक्ट में दम नहीं होता था। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आज समझो मैं क्रिप्टो नहीं, अपना स्टार्टअप लेके हूँ जो नॉन क्रिप्टो वेब 2 स्टार्टअप है। मैं बोलूँ काशिफ जी और प्रणव जी, मैं नया एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, आप मुझे फंड कीजिए। आप मुझे पूछो कि अच्छा आपका बिजनेस क्या करता है, और मैं बोलूँ मैं ई कॉमर्स कंपनी चालू कर रहा हूँ और वो सारे काम करेगी जो अमेजोन करता है, तो शायद आप मुझे फंड नहीं करोगे। आप बोलोगे यार भैया अमेजोन करता है ना, तो तू अमेजोन वो ऐसे कम्पीट करेगा। लेकिन 2021 में
मैं एज अ वेब3 फाउंडर आपके पास आ सकता और आपको बोलता कि मुझे फंड करो, आप बोलते आप क्या करते हो, मैंने आपको पता है ना, ये अपना यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप क्या करते हैं, डेक्स है, मैं भी अपना डेक्स ला रहा हूँ। तब आप मुझे ये नहीं पूछते कि अरे भाई वो डेक्स कर रहे हैं तो तू क्या कर रहा है, व्हाट इज योर डिफरेंशिएटर, राइट? तो आप मुझे फंड कर देते। दैट मीन्स द यूज केस वाज डिफाइंड बट द बिजनेस केस नोबडी फोकस्ड ऑन। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये हम मार्च अप्रैल 22 की बात करें, जो कि बुल मार्केट के लास्ट फ्यू मंथ्स थे, उसके अंदर अगर आप डाउज देखो, डेली एक्टिव यूजर्स, डेली एक्टिव यूजर्स ऑफ ऑल डैप्स ऑन ऑल चेन्स मिला के लगभग 2-2.5 मिलियन लोग थे। 2.5 मिलियन। इसके अंदर मैं एक्सचेंजेस नहीं गिन रहा बिकॉज एक्सचेंजेस आर नॉट डैप्स, राइट? तो पूरे वर्ल्ड में डेली एक्टिव यूजर बेयरली 2 मिलियन होते थे सारे डैप्स मिला के। जबकि वेब 2 को देखो तो फेसबुक अकेले में 2 बिलियन होते थे। मतलब फेसबुक अकेला 1000 गुना बना पूरे वेब 3 के कंपैरिजन में। और इसका कारण यही था कि जो 2021 की बुल मार्केट आई थी, उसके अंदर लोगों ने यूज केस बनाए कि हम ये कर देंगे, हम लेंडिंग कर देंगे, हम बहुत सारी चीजें कर देंगे, हम सोशल मीडिया बना देंगे, हम एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना देंगे ब्लॉकचेन पे। बट उन्होंने इंजीनियरिंग पे और टोकनॉमिक्स पे फोकस किया, बिजनेस केस पे किया ही नहीं कि भैया लोग यूज कैसे करेंगे, आप कस्टमर एक्वायर कैसे करोगे। स्कैम कॉइन मार्केट के कंपैरिजन में शिटकॉइन मार्केट बहुत बेहतर थी, कम से कम यूज केस थे, लेकिन वो भी वहां पे चूक गई, जो कि मेरी उम्मीद है कि अगली बुल मार्केट उसको सॉल्व करेगी, विच इज द अडॉप्शन केस। विच मीन्स अभी फैंसी न्यू आइडियाज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि एक सादी सी चीज, जैसे पेटीएम आया, सादी सी चीज, क्या उसने बोला कि आपके पैसे लेके मैं इसको दे दूंगा। अगर आप देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस की, कोई चैट जीपीटी नहीं लगता, या कोई स्पेसएक्स नहीं लगता है, बहुत मामूली सी बात लगती है, जो कि बैंक्स उससे 20 साल पहले से भी कर रहे थे। लेकिन उसने उस स्केल पे अडॉप्शन लाई कि पेटीएम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट दिस इज द ट्रेंड दैट आई एम सीइंग। पहले हमने, जैसे एनएफटीज के अंदर भी देख लो, पहले आप फोटोग्राफ बेचते हो, मंकी पिक्चर बेचते हो, लोग बोलते हैं आप राइट क्लिक करके सेव कर लो, फिर आप उसमें यूटिलिटी अपने आप पाते हो कि क्लब बन जाता है, फिर आप और यूटिलिटी डालने की कोशिश करते हो, यहाँ तक कि किस तरह की मेंबरशिप बन जाती है, कोई आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आगे जाके अभी लोग बोल रहे हैं रियल एसेट या आरडब्ल्यूए बेस्ड होगा वगैरह वगैरह। सो दिस इज आई थिंक द जर्नी दैट वी आर सीइंग। एंड इसके लिए वो, इस पिक्चर में डायलॉग था, शायद शाहरुख खान की पिक्चर थी, वो बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो बस क्रिप्टो की पिक्चर भी अभी बाकी है। राइट सर, राइट, अमेजिंग। सो आज का ना सर, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी ना प्रिडिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। ये टाइम ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि 2024 में ये होगा, 2024 में बिटकॉइन, कोई कहता है कि 1 लाख US डॉलर का हो जाएगा, कोई कह रहा है कि 1.25 लाख US डॉलर का हो जाएगा, कोई कह रहा है कि सोलाना जो है वो इथेरियम सोलाना बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा, कोई सोलाना को कह रहा है कि वो पूरा बिटकॉइन का ट्रैक्शन ले जाएगा। तरह तरह के नैरेटिव्स आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि रादर देन बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन करेंगे पॉजिटिव, और जिसको हम ऑब्वियसली कवर करते ही हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो, बट कुछ ऐसे चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि यार वार्निंग्स भी हैं 2024 में जो लोगों को पता होनी चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो सब बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्ली वार्निंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेलिंग यू इन एडवांस दैट व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ इन फ्यूचर। सो व्हाट इज़ योर टेक्स एट 2024 में? क्या ऐसी कुछ वार्निंग्स हैं जो आप चाहोगे कि पता होनी चाहिए लोगों को? सो प्रेडिक्शन की बात मैं खाली इतनी सी कर देता हूँ कि सब अच्छा होने वाला है, फिक्र मत करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। All is अभी well. करते आते हैं वार्निंग पे, राइट? हाँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वार्निंग पे ज्यादा फोकस कर लो ना तो थोड़ी पेसिमिज्म आ जाती है, थोड़ा भय आ जाता है, फट आ जी। जाता है, राइट? तो वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अब थोड़े से वार्निंग्स पे आते हैं। मैं इन वार्निंग देने के लिए ना काशिफ जी और प्रणव जी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं, जी। आपको ऑन द स्पॉट नहीं डालूंगा। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जो 2021 की बुल मार्केट थी, जो एक्चुअली 20 में शुरू हुई और 22 में खत्म हुई, बट 2021 की बुल मार्केट थी, इसमें जो हीरो टोकन्स थे, बिटकॉइन इथेरियम को एक सेकंड छोड़ते हैं, उसको छोड़ के जो हीरो टोकन थे, कुछ नाम होंगे, बीएनबी, पॉलीगॉन, कार्डानो, सोलाना वगैरह, राइट? और भी थोड़े से टोकन। ये जो हीरो टोकन्स थे, इनमें से जो प्रीवियस बुल मार्केट थी 2017 में, ये हीरोज में से कौन से हीरोज 2017 में भी हीरोज थे बिटकॉइन इथेरियम छोड़ के? कोई भी नहीं। आवे आवे चालू हो गया था, मेकर नहीं सर, था। चालू तो मैटिक भी हो गया था, चालू बहुत हो गए ना, हाँ। हीरो नहीं थी वो। ये हीरो बोल नहीं रहा था थे, कि why हीरो only नहीं थे। successful?
they were not heroes. लाइटकॉइन, Zcash ये सब थे, मोनेरो। हाँ बिल्कुल, लाइट कॉइन, Zcash थे। उनका 2021 में क्या हुआ? उनका कोई नामो Nobody निशान नहीं, talks. मतलब कोई नाम है, नहीं। एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट अभी करते हैं आप बट नाम नहीं है, यूर राइट। अभी आप 2021 के बुल मार्केट के हीरोज देखो और मैं उसको उसके प्रीवियस बुल मार्केट से कंपेयर करूं तो आप एक ही नाम बताओगे जो 2017 में भी था और उससे पहले भी था, वो था इथीरियम। उसके पहले जाओगे तो भाई बिटकॉइन ही बिटकॉइन। व्हाट आई एम बिटकॉइन ट्राइंग था। टू वॉर्न यू इज के अनलाइक स्टॉक मार्केट, जहां इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर हम संदर्भ देखें तो जैसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ता है ना, तो एचडीएफसी बैंक बढ़ता है, लार्सन एंड टूब्रो बढ़ता है, एशियन पेंट्स बढ़ता है, नेस्ले बढ़ता है, मतलब वो सेम हीरो फिर से हीरो बन जाते हैं। क्रिप्टो में अब तक ऐसा देखा नहीं गया है और उसके कारण भी है, कारण अगर आप टटोलना चाहोगे तो उस पर आएंगे। तो मैं सबसे पहली वार्निंग ये देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी कॉइन है, और मैं वैसे तो बिटकॉइन इथीरियम बोल रहा हूं बट मैं एक्चुअली तो बिटकॉइन की बात करना चाहूंगा, उसको सिर्फ हटाना चाहूंगा, जो कि समझो आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गए थे और वो अगर बड़ा कॉइन है तो शायद 60-70% फॉल हुआ है, अगर छोटा कॉइन है तो 95-99% फॉल हुआ होगा। अगर आपका ये मानना है कि जब बुल मार्केट आएगी तो वापस उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि 100 रुपए की चीज 1 रुपए पे आई थी वापस 100 पे जाएगी, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। और उसका आप जिसकी आवाज सुन रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, वो मेरा गोल्डन रिट्रीवर है और उसका नाम है बिटकॉइन। उसकी जी, जी। उम्र है 6 साल, मतलब अभी फरवरी 24 में उसकी उम्र 6 साल हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मैंने 6 साल पहले उसका ये नाम दिया था, राइट। ओके। तो कुछ जरा शगुन के तौर पे मैंने बोला कि थोड़ा भौंक दे तो उसकी भी आवाज, बिटकॉइन की आवाज और गूंज तो आनी चाहिए जरूर, राइट। बट इन एनी केस मैं कह ही रहा था कि ये मान लेना कि जो पिछले बुल मार्केट में हीरो था वो इस बुल मार्केट में सरवाइव करेगा, हीरो बनना तो दूर की बात है, ये भी शायद गलत है, राइट। तो प्लीज ये पहली बात आप समझ के रखो। और साथ ही साथ अगेन छोटा मुंह बड़ी बात, मैं थोड़ा अपोलोजाइज इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि कई बार मैं थोड़ी सी तीखी बात बोलता हूँ। जो पिछले बुल मार्केट में हीरो थे ना, जो व्यक्ति हीरो थे, टोकन्स की तो बात कर चुका हूँ, वो भी इस मार्केट में हीरो रहेंगे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जिनको आपने भगवान माना, ओजी माना, जिनको आपने बोला भाई ये हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, ये सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर है वगैरह, उनका भी ये मत पकड़ के चलिए कि वो एक वापस बन जाएंगे, उनका टाइम चला जाता है। जैसे आप अगर मीडिया के अंदर कॉमन गॉडमैन देखो, और मैं एक का भी नाम नहीं लूंगा नहीं तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो बन जाएगा, तो जो गॉडमैन होते हैं वो सबकी वेव्स आती है, कभी ये फेमस हो जाता है, कभी वो फेमस हो जाता है, कभी ये, तो ठीक उसी तरह से चल रहा है। तो पहली वार्निंग मेरी ये रही कि डोंट थिंक दैट बुल मार्केट विल रिपीट इटसेल्फ, नई बुल मार्केट आएगी। सेकेंड थिंग इज अबाउट दिस एंटायर पैराडाइम फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल एंड। आप होपफुली आप दोनों मेरी पिटाई नहीं करोगे, आपके व्यूअर्स तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बिटकॉइन को छोड़ के इथीरियम से लेके सोलाना, कार्डानो, पॉलीगॉन, जितने सारे आपने नाम सुने ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ है, मगर जो टेक्नोलॉजी का स्टेट है इस समय, आई वुड से कि ये सारे ब्लॉकचेन्स अब जैसे हैं, आगे जाके बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे हैं ना, मैं तो इनको सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मान रहा हूं। मतलब लीव अलोन के क्या एक स्टॉक एक्सचेंज चल सकती है किसी पे भी, सोलाना पे भी, जो कि बोलते हैं मेरे बहुत ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। अगर आप एक सादा सा फाइनेंशियल फंक्शन भी करना चाहो, इनके जो आप एसएलए दोगे, जैसे कि किसी ब्लॉकचेन को बोल ठीक है तो मुझे एक एसएलए दे दे कि अगर मैं एक ट्रांजैक्शन करूं तो इतने टाइम में ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी, जो कि आप एडब्ल्यूएस से एक्सपेक्ट करते हो, जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुझे एसएलए देगा। आप इनको बोलो कि यार मुझे ना 50,000 एनएफटी मिंट करने हैं या ऑर्डिनल मिंट करने हैं, तो मुझे एसएलए ये एसएलए बोलो। एसएलए एक बार बता दो अजीत जी, मतलब क्या होता है? पीपल माइट वेरी नॉट नो। इंटरेस्टिंग भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। या ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट, दैट मीन कुछ गारंटी दो कि ये किस प्रकार से काम हो जाएगा, राइट। चाहे फेमस से फेमस ब्लॉकचेन हो, आज वो उस औकात पे नहीं है। वो ये बोलेगा देखो हमने इतने ऑर्डिनल बना दिए और हमारी पिटाई नहीं हुई। जो आप इंफ्रा लेयर हो तो गारंटी होनी चाहिए। तो यहां तो ऐसा होगा जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स हैं वो ग्रो करेंगे, इंप्रूव करेंगे, वो जीके लेके आएंगे, वो बहुत कुछ करेंगे, और जो कर रहे हैं, और उससे ये हो जाएगा कि ये शायद शो टाइम के लिए रेडी हो। मगर आज जो इनका शेप है ना, ये बस पीओसी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। हमने खाली प्रूव करके दिखा दिया है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस भैया ब्लॉकचेन पे हो सकती हैं। हमने ये नहीं करके दिखाया कि जो बाकी जैसे बैंकिंग चलती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग चलती है, जैसे एडब्ल्यूएस चलता है, वो सारी चीजें ब्लॉकचेन पे की जा सकती है। सो टू दैट एक्सटेंट सारे के सारे जो ब्लॉकचेन आज फेमस हैं, ये सारे के सारे शो टाइम के लिए रेडी होंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फेल होंगे, कोई सक्सीड भी हो सकता है, मगर ये बहुत मुमकिन है कि जो असली ब्लॉकचेन है ना, जो असली ब्लॉकचेन का अवतार है, जो भगवान है, उसका अब तक जन्म नहीं हुआ।
यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसके लिए कीप योर माइंड ओपन। इथेरियम बहुत अच्छा है, सारे जो मैंने नाम लिए सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि असली अवतार को अब तक आना बाकी है। लेकिन बिटकॉइन एक अलग चीज बनती है कि वो डिजिटल एसेट है। बिटकॉइन जो कहता है मैं करूंगा वो कर रहा है। इथेरियम जो कहता है, पॉलीगॉन, कार्डानो, सोलाना जो कहते हैं जो करूंगा ना वो फ्यूचर में करेंगे। तो फ्यूचर आएगी कि नहीं आएगी, दिस इज माय नेक्स्ट वार्निंग। एंड एक खाली आपको प्राइसिंग के बारे में एक वार्निंग देता हूं, क्योंकि काशिफ इज गेटिंग रेडी टू आस्क मी अ नहीं क्वेश्चन। नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँ कि क्या इथेरियम को भी आप सेम बैग में डाल रहे हो? ये मेरे लिए, ये प्रणव के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बट नहीं वो देखिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर हम इथेरियम इकोसिस्टम पकड़े एज अपोज टू ओनली इथेरियम, मतलब रोलअप्स को भी उसी में डाल दें, स्केलिंग सॉल्यूशंस को भी उसी में डाल दें, लेयर 2 तो वो सारा उसके अंदर मैटिक को भी उसको ले आए, तो देयर इज नो डाउट दैट इथेरियम, अदर देन भगवान बीइंग बिटकॉइन, उसको एक सेकंड नहीं बात कर रहे, बट अदर देन इथेरियम इज द करंट गॉड, राइट? बट साथ ही साथ क्या हो रहा है ना कि वो सोलाना वाले लोग आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि इकोसिस्टम क्यों, रोल अप क्यों, लेयर 2 क्यों, साइड चेन क्यों, पूरा सोलाना ही 16 आने सच है, राइट? तो आई डोंट नो, मल्टी चेन क्या होगा। बात है! मजा आ गया। ये तो ट्विटर पे वायरल हो जाएगी। ये तो, ये समझ लो सोलाना इकोसिस्टम इसको रीट्वीट मार देगा। भाई बैठे बैठे मैंने अभी का अभी बनाया है, कोई पहले से सोचा हुआ नहीं और पहले ये कभी बोला ये नहीं है। यही So तो you है can सर। say first time you are hearing it for the first time on Bitdailing. अब किसी ने पहले बोला नहीं था। But what I'm saying is that there is no doubt that the Ethereum ecosystem, मतलब किसी को आप बोलते हैं ना USDT भेज दे, वो ERC20 is given, right? उसके आपको बोलना पड़ता है यार मैटिक पे भेज ताकि फीस कम लगे, या ट्रॉन पे भेज ताकि बहुत ही फीस कम लगे वगैरह। बट there is no doubt that in the current scheme of things द इथेरियम इकोसिस्टम, उसके जो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन आए और जितने सारे इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स है, दे आर लाइक माइंड ब्लोइंग। बट माय प्रॉब्लम विद इथेरियम, रादर माय वरी एंड वार्निंग विद इथेरियम इज दैट व्हाट इफ देयर इज अनदर, बाय द वे 2015-16 से ना बहुत सारे इथेरियम किलर्स आए हैं, ट्रॉन, टेजोस, ईओएस ने तो $4.3 बिलियन रेज किया था अपने आईसीओ में, राइट? जो कि उसके बाद भी कभी नहीं होगा, पहले तो छोड़ दो। तो किसी ने भी इथेरियम को किल नहीं किया, राइट? बिकॉज इथेरियम बहुत ही, द इकोसिस्टम इज अमेजिंगली स्ट्रांग, बट यू शुड नो दिस दैट इट इज अमेजिंगली स्ट्रांग गिवन इट इज अ स्मॉल इकोसिस्टम, राइट? तो कुछ हद तक हम ये बोल सकते हैं कि अभी हम ना 4th स्टैंडर्ड में पहुंचे हैं स्कूल में। तो मेरे क्लास में केजी से लेके 4th स्टैंडर्ड तक टॉपर जो था, फर्स्ट रैंक होल्डर, वो इथेरियम ही था। ये बात करेक्ट है, तो इसलिए प्रणव को मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 4th स्टैंडर्ड में हैं, तो 4th स्टैंडर्ड तक वो फर्स्ट रैंकर इथेरियम ही है, बीच में चैलेंजर्स आ जाते हैं। लेकिन इससे ये एक्स्ट्रापोलेट करना कि लाइफ में और करियर में कौन डॉक्टर बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन स्पेसमैन बनेगा वगैरह, और वो इथेरियम ही होगा, ये बोलना थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन है। आज तो यही लग रहा है कि आज हीरो है तो कल भी हीरो होगा, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट द रियल गॉड हैज टू स्टिल टेक बर्थ। अब तक अवतार आना बाकी है। राइट। आप कंटिन्यू कर रहे थे वो प्राइस प्रेडिक्शन के और बारे में। कंटिन्यू कर रहे थे आप प्राइस प्रेडिक्शन। सो प्राइस के अंदर ना, ये मैं बुल और बेयर मार्केट की बात करता हूं। आई थिंक दैट बुल मार्केट क्या होती है, क्या भाव बढ़ना बुल मार्केट होता है, क्या वॉल्यूम बढ़ना बुल मार्केट होता है, क्या दोनों बढ़ना बुल मार्केट होता है? डिफिकल्ट है। ऐसे आप कोई भी टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, तो अच्छी बढ़ती मार्केट को बुल मार्केट, गिरती मार्केट को बेयर मार्केट बोलते हैं। बट ये होती क्या है? बहुत साधारण सी बात बताता हूं आपको, 2 प्रिंसिपल्स, जिससे कि मुझे लगता है आपके जो दर्शक है वो देखकर खुश होंगे। पहली बात, हर बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आती है, और हर बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट आती है। सुनने वाला सोचेगा अरे इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है, कौन सी ऐसी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन आपको बताता हूँ कि जब बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आती है ना, तो उस समय दिल में ऐसा लगता है कि खत्म हो गए, अब फिनिश, अब क्रिप्टो खत्म हो गया, राइट? ऐसा लगता है। और जब बुल मार्केट आती है ना, तो अब तो ये $1 मिलियन से पहले बिटकॉइन रुकेगा ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स और इमोशनली ड्रिवन है। तो बुल मार्केट वो होती है, अगर मैं उसको प्राइस पॉइंट पे, प्राइस एक्शन पे ले आऊं, जो कि प्रीवियस बुल मार्केट के हाई को ब्रेक करती है। ओके, नाउ एज अ मार्केट, हर बेयर मार्केट के बुल मार्केट आती है, बट एट अ एसेट लेवल इट इज पॉसिबल कि कई एसेट्स ऐसे हैं जिनका लास्ट बुल मार्केट इज ओवर, विच मींस वो जो हाई पे पहुंचे थे फिर से कभी जाएंगे नहीं। खास करके जो स्कैम कॉइन, शिट कॉइन है, वो तो जीरो हो गए। मगर अगर हम हेडलाइन टोकन्स देखें, जैसे बिटकॉइन समझो, जो कि $67,000 68,000 के आसपास पहुंचा था,
अनलेस समबडी इज टेकिंग द व्यू कि बिटकॉइन बंद हो जाएगा, और मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं, बिटकॉइन नहीं बंद होने वाला। तो प्रीवियस हाई टेस्ट होगा, विच मीन प्रीवियस 68,000 टेस्ट होगा। आज राउंड नंबर पकड़ दो 41-42,000 का प्राइस है, विच मीन यहां से लगभग कितना, तो 60% ऊपर प्रीवियस हाई था। तो हालांकि मैं वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और आपका भी बार बार नीचे मैं देख रहा हूँ स्क्रोलर चलता जा रहा है डिस्क्लेमर्स के साथ, डिस्क्लेमर के, तो आजकल तो ये बहुत जरूरी हो गया है, और खास करके जो लोग शरीफ होते हैं उनको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, राइट? जैसे आप जैसे, क्योंकि आप बार क्रिप्टो एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड ब्ला ब्ला ब्ला, और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना वो टेलीग्राम ग्रुप में सारे बकवास कर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इसके यदि प्रीवियस हाई इज 60% अवे फ्रॉम वेयर वी आर रफली, कितने टाइम में बुल मार्केट आएगा? क्या बुल मार्केट आ चुका है और प्रीवियस हाई 3 महीने में टेस्ट हो जाएगा, 15 महीने में टेस्ट होगा? वो आपके जो बाकी गेस्ट है उनसे प्रेडिक्शन पूछना कि बुल मार्केट कब आएगी। लेकिन आप समझो 2 साल भी पकड़ लो, समझो 2 साल में 60% मुनाफा कमाना अन्य किसी मार्केट में नहीं होता। अब ना तो स्टॉक मार्केट में कर पाते हो ना रियल एस्टेट। भाई 2 साल की जगह 2 महीने में आ गया, वो ईटीएफ की जो बात चल रही है वो सच में पूरी हो गई। तो एंड बाय द वे, जब प्रीवियस हाई टेस्ट होता है ना, तो ऐसे नहीं है कि प्रीवियस 68 था तो 69 पे जाता है, यूजुअली इट गोज टू लाइक अ मल्टीपल ऑफ दैट, राइट? सो दैट मींस जो 100,000 क्रॉस होने की बात हो रही है, 100,000 इज जस्ट 50% मोर देन द प्रीवियस हाई, राइट? अगर 68 का 50% और आप लगाओ तो 100 क्रॉस हो जाता है। टाइम फ्रेम मैं नहीं बताऊंगा, बट मुझे ये मानना कि बिटकॉइन की कीमत 100,000 हो जाएगी, 200,000 हो जाएगी, ये मानना मेरे लिए बहुत ही आसान है। हाँ, आप साथ में ये भी बता दो भैया कौन सी तारीख को होगी, वो भी बता दो, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता। ऑलराइट, तो बहुत सारी या आप बताओ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वार्निंग्स हैं जो अजीत जी ने दिए। मैं एक चीज के ऊपर थोड़ा सा और एक्सपेंशन करूंगा अबाउट द चेन्स, जो इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द चेन्स दैट वी हैव राइट नाउ इन डिजाइन आर ऑल पीओसी। अगर आप L2 बीट पे जाओगे तो आप देखोगे लेयर 2 का बहुत बड़ा बोलबाला है, और सब बोल रहे हैं लेयर 2 इज द फ्यूचर, मॉड्यूलरिज्म इज द फ्यूचर, ऐसे ही लाइक Web3 आगे बढ़ेगा। बट एक छोटा सा टेस्ट हुआ, बुल मार्केट तो भी आई भी नहीं, पर एक छोटा सा टेस्ट हुआ ऑर्डिनल्स का, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर 2 के ऊपर डाली गई, और अधिकतर लेयर 2 जो अपने आप को इथीरियम सिक्योर बता रही थी, ऑलमोस्ट सिक्योरिटी ऑफ इथीरियम एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ साइड चेन, दे ब्रोक, आर्बिट्रम डिस्क्रिप्शन। ब्रोक और 6 आवर्स, और ऑर्डिनल्स के कारण 6 आवर्स के लिए वो ब्रेक हो गई थी। ऑप्टिमिज्म वगैरह सबके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, and that shows that we are not even closer to what we call as the mass adoption को झेलने के लिए हम रेडी नहीं है। mass adoption आए कैसे, right? So that is a big question that we might have right now, और इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम को बोलना कि ये विनर है और यही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है might not be correct, बट स्टिल मॉड्यूलरिज्म का क्योंकि जमाना चल रहा है, उसका झंडा लेके सेलेस्टिया काफी ऊपर पहुंच गया है। और उसके ऊपर भी हमने बात की थी कि लाइक अभी लेयर 2 थे, लेयर 2 के टोकन चले 2021 के अंदर। मेरे ख्याल से डेटा अवेलेबिलिटी के टोकन चलेंगे 2023-24 के अंदर, और इसीलिए बहुत सारी जो लेयर 1 है वो या तो लेयर 2 बन रही है या तो डेटा अवेलेबिलिटी की लेयर बन रही है। सो ऑफ कोर्स दैट्स फॉर श्योर अ ट्रूथ, एंड कोई भी पीओसी को एक्चुअल सच मानना इज नॉट करेक्ट, और मैक्सिमलिज्म के साथ किसी भी इकोसिस्टम में आगे जाना माइट नॉट बी द राइट वे टू गो। Value maximalism. Don't become an Ethereum maxi or a Polygon maxi or a Solana maxi. Go with adoption maxi. Go with value maxi. That I think is a good place to be maxi. खाली जो मैं एक maxi है जिनको थोड़ा मैं टॉलरेट कर लेता हूँ कि इज द बिटकॉइन मैक्सीज, हालांकि उनमें से भी कोई ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं तो फिर पिटाई हो जाती है, लेकिन फिर भी यार ठीक है, मतलब हमको पता है कि भैया आप क्यों बोल रहे हो, कुछ बात में दम है आपके, लेकिन किसी भी चीज के मैक्सी मत बनो। मैं बोलूंगा क्रिप्टो में नहीं, जिंदगी में किसी भी चीज के मैक्सी मत बनो, क्योंकि कट्टरता जो है ना वो कई बार बुद्धि को मंद बना देती है। करेक्ट, दैट्स फॉर श्योर। आपने एक वार्निंग बता दी, आप ये भी बताने वाले थे प्रिडिक्शन में अडॉप्शन का जमाना होने वाला है। शिट कॉइन से मीम कॉइन पे आए, मीम कॉइन से हम थोड़े से अडॉप्शन की तरफ 2024 में बढ़ेंगे इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? 2017 में हमको मेकर डाओ और इथीरियम जैसे इवोल्यूशंस मिले, जिसके कारण आज भी इंडस्ट्री चल रही है। बुल मार्केट में सिर्फ स्कैम्स ही नहीं होते, अच्छी चीजें भी होती है। 2017 के अंदर हमको इथीरियम जैसी चीजें मिली बुल मार्केट में, जिसने लाइक आई थिंक स्टेटेड द पैराडाइम ऑफ हाउ इंटरनेट शुड बी इन द फ्यूचर, मेरे ख्याल में। 2021 के अंदर कैसे परमिशनलेसली ट्रेडिंग हो सकती है, यूनिस्वैप
और कैसे परमिशनलेसली लेंडिंग हो सकती है आवे के थ्रू, ये हमें पता चला. दे वर द विनर्स ऑफ आई वुड से 2021-22 लाइक यू नो DeFi समर जिसको बोलते हैं, और थोड़ा बहुत NFTization हुआ. 2024 में आप बता रहे थे इट विल बी द वेव ऑफ अडॉप्शन. तो ये जो अडॉप्शन की वेव है वो कैसे आएगी? हु विल लाइक जैसे DeFi समर है वो यूनिस्वैप ने चालू किया था, वैसे ही एक ये जो अडॉप्शन की वेव है इसको कौन चालू कर सकता है? What can be the predictions and what could be the things that you know we can foresee in the future? DeFi socials, institutional adoption, कौन सी ऐसी चीजें जो हो सकती है? सो देखो, ज्योतिषी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है इस कॉल में, ऑल्दो तीनों कुछ हद तक दिखते हैं, बट वो अगर वो एक बार छोड़ दिया जाए, तो मैं अगर पास्ट को देख के उससे फ्यूचर की लर्निंग करने की कोशिश करूँ, HDFC बैंक की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी सबसे वाइड थी, मतलब स्टेट बैंक को कम्पीट कर चुका था, उसका ATM नेटवर्क ICICI और HDFC का सबसे बड़ा था वगैरह वगैरह. उन्होंने डिजिटल वॉलेट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था चिलर, CHILLR. और साथ में दूसरा एक बच्चा था जिसका नाम था विजय शेखर शर्मा, जिसके पास वो HDFC की ना ताकत थी, ना डिस्ट्रीब्यूशन थी, ना लाइसेंसेस थे. उसने भी एक वॉलेट चालू किया कॉल्ड पेटीएम. अब अगर ये सोचते तो आप सोचते कि HDFC जीतेगा, विजय शेखर शर्मा कैसे जीतेगा? मेरे ख्याल से मैं आपसे, काशिफ और प्रणव, आपसे पूछूंगा क्या आपके पास चिलर वॉलेट है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं. तो बोलो आपके पास पेटीएम है तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है. ठीक उसी तरह अगर आप US में जाओ तो उसका जो रिटेल जायंट था वॉलमार्ट, जो इतना बड़ा था कि उसकी जो टर्नओवर थी दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ US की GDP. जो US की GDP दुनिया की GDP की सबसे बड़ी GDP है. फिर भी वो हमारा दोस्त बेजोस आके वॉलमार्ट को कम्पीट किया जाके अमेजोन से, जबकि walmart.com नाम की भी चीज़ है और वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ है. मेरा देखना ये रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पैराडाइम में सक्सेसफुल होती है तो अपने आप को डिसरप्ट करके नया एवोल्यूशन लाने से वो अपने आप को डिफेंड करने लग जाती है. इस कारण से जो इनकम्बेंट होता है वो अगले दौर का हीरो नहीं बनता. ये बार बार देखा गया है, ये बार बार देखा गया है. ठीक उसी प्रकार मुझे लगता है कि जो अडॉप्शन की वेव है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा और आप मुझसे नाम पूछोगे तो मैं डिनाई करूंगा. आप ये देखो कि हमारे जो हीरोज हैं जो कि जिन्होंने कॉइन इशू किए, तो मैं कॉइन बेस के CEO की बात नहीं कर रहा जो कि खुद, या बालाजी की बात नहीं कर रहा जो कि खुद अपने आप में बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया स्पेस को. मैं उन फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ जो कि हीरोज हैं, उन्होंने अपना टोकन इशू किया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम कईयों को जानते हैं. आप देखो वो जो अपना प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं वो कैसे करते हैं. वो ट्विटर पे आके कोई बात बोलते हैं, वो इवेंट्स में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बड़ी बातें करते हैं, उनका PR होता है, उनकी कम्युनिटी होती है, उनके मीटअप्स होते हैं, और वो सारे काम करते करते उनका टेलीग्राम होता है, उनका ये सारी चीज़ें होती हैं विच यू कुड कॉल वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. उससे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले गए हैं, $multi-billion वैल्यूएशंस बन गई हैं, राइट. कईयों की 10 बिलियन से ज़्यादा हो गई हैं, वो यूनिकॉर्न से डेकाकॉर्न हो गए हैं. अभी आप जाओ वापस, जो आप स्टार्टअप्स को जानते हो जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, जितने भी आपने बड़े यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न सुने हैं इन द नॉन वेब वर्ल्ड, क्या वो लोग ने भी यही किया था? क्या उन्होंने डिस्कॉर्ड ग्रुप, स्लैक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे जहां बार बार आते थे? क्या वो भी बार बार आके अपनी मीटअप करते थे कि भाई फ्लिपकार्ट का मीटअप हो रहा है, कि मेक माई ट्रिप का मीटअप हो रहा है? क्या उन्होंने भी ये सारे काम किए थे ताकि कम्युनिटी एक्शन हो, लोग बोले हाँ आई लव दिस, आई एम ओयो रूम मैक्सी? ये तो हमने नहीं देखा. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल वेव है ना, उसके अंदर हमको ये स्लोगनियरिंग और कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि सब्सटेंस कम होता है, कम्युनिकेशन ज्यादा करके आगे बढ़ाना पड़ता है, राइट. मतलब डायमंड तो है लेकिन डायमंड को पॉलिश बहुत करनी पड़ती है ताकि चमक आए. लेकिन आगे जाके मेरा मानना बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो वो मिलियन को बिलियन में ले जाने वाले, या मिलियन को 100 मिलियन ले जाने वाले जो एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स आएंगे ना, वो बाहर से ही आएंगे, वो नए ही आएंगे. क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट है ना, उनको ये बुरी आदतें लग गई हैं कि चलो एयर ड्रॉप कर दो, चलो कम्युनिटी इंसेंटिव प्रोग्राम चालू कर दो, वगैरह वगैरह. ये बाय द वे कुछ हद तक जाती हैं. जो करंट वेब 2 की दुनिया है, वेब 3 की दुनिया है, सॉरी, वो इससे काफ़ी खुश होती है. लेकिन इससे नए लोग नहीं जुड़ते साथ में, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं तो पेरेंट्स साइड में ही रहेंगे. तो मेरा हेंस ये मानना है कि जो करंट इनकम्बेंट्स हैं, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देम एज अ कैटेगरी.
इनमें से कई हैं जो अपने आप को शायद रीइन्वेंट कर पाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा होता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो लोग कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, फिर वो रिस्क एवर्स हो जाते हैं, फिर वो अपने सक्सेस को बटोर के रखने की कोशिश करते हैं, राइट। और वो जो हीरो होता है जो मर मिटने के लिए तैयार होता है, वो जो आता है ना, मतलब देखो जो सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्यार, वो आप बोल सकते हो कि दो तरह से किया जाता है। एक होता है कि अपनी माँ से प्यार करो, और एक होता है अपनी लैला से प्यार करो, राइट। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि माँ के प्यार में कोई दीवाना नहीं होता। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो अभी उन दीवानों की जरूरत है जो कि आके गए हैं और हमको 2 मिलियन तक लाए हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन अभी वो लैला समझ के बढ़ाने वाला दीवानगी अभी भी आनी बाकी है। सर आप बिल्कुल आपने एनालॉजी एकदम सही दी। आपके हिसाब से अगर जो मैं कन्वर्सेशन को थोड़ा सा डीपर ले जाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके हिसाब से वो जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल होते नहीं दिख रहे हैं, जो L1s हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो टैब्स बन रही हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, जो डेली एक्टिव यूज़र्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं ये भी उतने ग्रेट नहीं हैं और शायद अभी वो चेन आनी बाकी है, जो अवतार है वो आना बाकी है, अगर इस तरह की भी बात है तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हो, इवेल्युएट करते हो, रिफ्लेक्सिकल एक मिशन है जिसमें जो राइट जो फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेसेस हैं जो गेम चेंज करेंगे, वो आप कैसे इवेल्युएट कर रहे हो? कौन सी वो डैप है या कौन सा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा, या स्टार्टअप होगा जो मिलियंस में या कल को बिलियंस में लोगों को एंटर कराएगा वेब3 में विदाउट इवन दे इवन नोइंग कि यार वो वेब3 को यूज़ कर रहे हैं? यू थिंक कि कभी हम ऐसी डैप 2024 में देख सकते हैं, उसकी झलक या आगे चल के? सो देखो ऐसे है कि इसके 4 क्विक पॉइंट्स बताता हूँ। उसमें से पहला पॉइंट आप खुद बोल चुके हो कि वेब3 तभी सक्सेसफुल होगा जब लोगों को पता नहीं हो वेब3 यूज कर रहे हैं, तो वो होगी एक बात। बाकी आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। पहली चीज, अडॉप्शन कम्स अंडर 2 सिचुएशंस। सिचुएशन 1 कि आप जो रोज करते हो ना वही करो। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भाई मैं जोमेटो लाया हूँ या स्विगी लाया हूँ तो अब खाना ज्यादा खाना शुरू कर दो, राइट। या मैं मेक माई ट्रिप लाया हूँ तो आप घूमना ज्यादा शुरू कर लो, या बुक माई शो आया तो पिक्चर ज्यादा देखनी शुरू करो। ये नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं कि ये चैनल शिफ्ट करो। मतलब आप ऐसे करते थे अब ऐसे करो। दैट मीन आप वही काम करो जो आप रोज करते थे। रोज सुबह आपके ब्रेकफास्ट खाते थे ना, बट ये खाने की जगह ये खा लो, राइट। रोज चाय बनाते कॉफी बनाते वही करो, लेकिन ऐसे करो। अगर ये चीज आ जाए चैनल शिफ्ट, आई थिंक दैट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सक्सीड। सेकेंड मेथड इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दिस, जो आपने आज तक कभी किया नहीं था। आप सोच नहीं सकते थे कि भैया आपका जो म्यूजिक सिस्टम होगा वो आपके साथ आएगा, चाहे आप उसको वॉकमैन बोल दो, चाहे आप उसको आईपॉड बोल दो, चाहे आप MP3 प्लेयर बोल दो, जो भी। अभी तो मोबाइल फोन पे ही लोग सुन लेते हैं। क्या आप सोच नहीं सकते थे कि ये भी हम कर पाएंगे, राइट। कि आपकी घड़ी के अंदर इतने जादू होंगे कि वो मतलब वो वेरिएबल कंप्यूटर बन जाएगा। तो पहली बात यही कि Web3 which does not look like Web3. Second thing is do what everybody does but Web3ize it. Third, ऐसी चीजें जो कि Web3 के बिना हो ही नहीं सकती थी वो आप करो। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम जैसे डू समथिंग टू अर्न, वॉक टू अर्न, प्ले टू अर्न, लर्न टू अर्न, बहुत बहुत नाम होते हैं। डू समथिंग टू अर्न के अंदर हम लोग वो अर्न निकाल दें, तो हम बोले एक्सी इन्फिनिटी खेलेगा, टोकन वोकन कोई नहीं मिलेंगे, खाली तू खेल। क्या एक्सी इन्फिनिटी इज स्टिल फन टू प्ले व्हेन देयर इज नो टोकन? इफ द आंसर इज यस, क्योंकि लोग PS2 में खेलते ही है गेम, Xbox में खेलते ही है गेम, उनको कोई टोकन नहीं मिलते, दे एंजॉय दैट एक्टिविटी, right? Which means if an activity devoid of tokens is valuable enough, then by adding the token paradigm which brings about governance हो गया, incentive system हो गया वगैरह, तो उससे वो 4 चांद लग जाएगा। हुआ ऐसे है कि मैं जितने भी क्रिप्टो पैराडाइम देख रहा हूँ ना, उनमें से अगर आप क्रिप्टो निकाल दो और बोला अच्छा अब कैसा लग रहा है, वुड यू लाइक टू बोरो फ्रॉम दिस प्रोटोकॉल और फ्रॉम लेट्स से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बट प्रोटोकॉल में टोकन वोकन का कोई चक्कर नहीं है। एक्चुअली हमारे जो Web3 सॉल्यूशंस अब तक निकले हैं, दे आर इन मोस्ट केसेस फॉलिंग शॉर्ट एंड द स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट ऑफ द टोकन इज कॉजिंग देम, उनकी वजह से वो बचे हुए हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद एक्सी इन्फिनिटी कोई खेलना ही नहीं चाहता, राइट। लेकिन वो सिम सिटी तो जरूर खेलते वगैरह, वो गेम्स तो जरूर खेलते, राइट। तो आई थिंक दैट इज द थिंग कि वो चीज में बिना Web3 के भी दम होना चाहिए। तो Web3 ऊपर से लाओ
तो Web3 का जो गवर्नेंस और इंसेंटिव स्ट्रक्चर है डेफिनेटली टेक्स इट फर्दर। राइट मेरा अजीत सर आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, यू हैव बीन इन इंडियन वेब3 इकोसिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप 2017 से यू वर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक थिंग। मैंने आपका शो भी देखा, लाइक TEDx भी सुना था, एंड उसके बाद से यू हैव बीन कंटिन्यूअसली एडवाइजिंग इंडियन वेब3 फाउंडर्स एज वेल। और अब तो आपने उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ले आई है जिसमें यू लाइक ट्राई टू help and grow the Web3 founders out of India and the world, but India is a part of it. So आप कैसे देखते हो इंडियन Web3 इकोसिस्टम को ग्रो होते हुए? आर यू इम्प्रेस्ड बाय 2017 से हम जहां तक पहुंच गए? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद 2023 में 2021 के अंदर हमको मैटिक, बाइकॉन, पुश जैसी चीजें मिली। और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू 2023 एंड 24? उसमें आपका क्या हुआ है मानना है? एक तरह से आप एक क्रिटिसिज्म बताओ इंडियन Web3 इकोसिस्टम का, जो आपको लगता है कि यार ये रह गया, ये हमने नहीं किया। भले ही हम Web2 से जितना कर पाए थे उससे अच्छा किया है, पर ये वाली चीज हम इंडियन फाउंडर्स या इंडियन Web3 लोग ज्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और एक ऐसी चीज बचाओ विच इज ग्रेट फॉर यू टू सी 2017 से इवॉल्व होते हुए Web3 इंडियन सिनेरियो में। ग्रेट से शुरू करता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम चौथी कक्षा में पहुंचे हैं Web3 में। तो चौथी कक्षा में पहुंचे हैं, उस हिसाब से आपने जिन प्रोजेक्ट्स के नाम लिए और उनके जो फाउंडर्स हैं उन सबको मैं जानता हूँ। बहुत गर्व होता है मुझे उन पे। आई एम लाइक रियली प्राउड। चाहे जेडी संदीप अनुराग हो मैटिक वाले, चाहे अनिकेत हो बाइकॉनमी वाला, चाहे हर्ष और रिचा हो पुश वाले, और भी ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। आपने 3 नाम लिए थे, तो आई एम प्राउड ऑफ देम, आई एम वेरी हैप्पी। बट दैट इज बिकॉज वी आर इन 4th स्टैंडर्ड, राइट? तो क्या बच्चा जब टीनेजर बनेगा, फिर जब कॉलेज जाएगा, क्या तभी भी वो अच्छा रहेगा? वो देखना अब तक बाकी है। तो वो मेरी क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि वरी है। जहां तक मेरी क्रिटिसिज्म है ना, वो सिर्फ एक है, और इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया पे तो क्रिटिसिज्म लागू होती है। ऐसा हो सकता है कि अन्य जगहों पे भी होती हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होती है। बट इंडिया में ना हमने एक जो Web3 में एक बहुत बड़ी गलती की है, जो मुझे काफी अफसोस होता है, लेकिन मैं उसके खिलाफ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बिकॉज जो है सो है, उससे कितनी लड़ाई करो। हमने ना थोड़ा सा हीरो वर्शिपिंग कल्चर बना दिया है। मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द पैराडाइम, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, हम अक्सर ना व्यक्ति विशेष पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि Web2 में भी हीरोज हैं, लेकिन आप क्या जेफ बेजोस को बार बार हर दूसरे तीसरे दिन किसी कॉन्फ्रेंस पे जाके चिल्लाते हुए देखते हो? क्या आप विजय शेखर शर्मा को बार बार किसी तरह टेलीग्राम पे आके कुछ या ट्विटर पे आके कुछ जोश भरी बातें करते देखते हो? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपने कामों में बिजी हैं। हमारे जो क्रिप्टो के हीरोज है ना, उनसे मैं काफी नाखुश हूं कि उन्होंने ना आके अपने आप को किसी प्रकार का बॉलीवुड हीरो बना दिया है। और जो हमारे क्रिप्टो की जो ऑडियंस है, वो उन बॉलीवुड हीरो को हीरो मान चुकी है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जो आज के हीरो हैं वो कल हीरो नहीं रहेंगे, राइट? तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, ना कि किस गुरु को आपने फॉलो करना है। आप अपने अंदर का भगवान ढूंढो, या असली भगवान पे फोकस करो। ये बीच के जो गुरु है ना, ढोंगी बाबाज, उनसे दूर रहो। और मैं इन ढोंगी बाबाज से बहुत नाराज हूं। और ये ढोंगी बाबा है ना, सारे अपने मीटअप भी बना लेते हैं, सारे अपने इवेंट भी बना लेते हैं, सारे अपनी कम्युनिटी भी बना देते हैं, उन कम्युनिटी को कुछ दाना भी डाल देते हैं, जिसको एयर ड्रॉप, कम्युनिटी बेनिफिट वगैरह बोल देते हैं, और हम भेड़ चाल में उनके पीछे लगे हुए हैं। मेरा क्रिटिसिज्म अगर है, बस इतना ही है कि भैया आप अपने आप में भगवान हो, दूसरे के अंदर भगवान ढूंढो मत। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एक और चीज है R&D को लेके, आपको लगता है कि इंडियन फाउंडर्स जो जैसे कि 2001 की बात है, उस समय पे वी वर सर्विस क्लास, मतलब हम सर्विस इकोनॉमी थे। R&D सैन फ्रांसिस्को में होता था, और हम यहाँ से सर्विस उठा के देते थे, या फिर कॉल सेंटर वाले काम करते थे। क्या आपको लगता है कि वी हैव डेवलप्ड द R&D स्ट्रेंथ्स इन Web3 टू एक्चुअली compete globally, basically build by Indian founders but for the world? Is that something you are seeing? क्योंकि फिर भी मैं अभी भी देखता हूं तो आई सी मोस्ट जो रिवॉल्यूशनरी R&D है वो अभी भी इंडिया के बाहर हो रही है, एक्सेप्ट 1 or 2 स्पेसिफिक सिनेरियोस। सो डू यू सी a lot of R&D arms being built in India in Web3? 1991 में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उस समय बोला जाता था कि ये कोई इंडियंस के पास दिमाग होता है, उनको कंप्यूटर आता है, लेकिन ना वो
कंपनी चला नहीं सकते, वो प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर सकते, तो बॉडी शॉपिंग होती थी। बॉडी शॉपिंग यानी कि इंडिया में लोग कंप्यूटर सीखते थे, देन दे वुड गो ऑन साइट, विच मींस यूएस में या अलग अलग कंट्री में जाते थे, वहां काम करते थे, वहां जाके अच्छा काम करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाते थे। शॉर्टली देयर आफ्टर विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह वगैरह, महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम जिसका नाम बाद में टेक महिंद्रा पड़ा वगैरह, ये सारे ना इनका बोलबाला होने लगा, बड़ी कंपनीज हो गई। तो तब उन्होंने देखो अच्छा हाँ अब हम इवॉल्व हो गए हैं, अब हम सॉफ्टवेयर तो जो बनाते थे ना बाहर, वो अब इधर भी बनाते हैं, अभी हमारे पास मैनेजमेंट एंड स्केलिंग एक्टिविटी एबिलिटी आ गई है, तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। फिर हुआ ऐसा कि हम ना प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ गई जैसे रोल्टा, प्लस इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी के लोग जाके दुनिया भर में प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो नहीं, अभी क्या हो गया, इंडियंस प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनको प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस बनाना नहीं आता। तो उसके बाद वो भी कुछ आने शुरू हुए कि प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस आने शुरू हो गए। अभी आज देखो आप क्या कंप्लेन कर रहे हो, आप बोल रहे प्रोडक्ट तो बन जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल R&D जो है ना, जो ट्रू इनोवेशन है, वो नहीं निकल रही इंडिया में। देखो सारे जो क्रिटिसिज्म थे वो ठीक थे, लेकिन चल रहे हैं ना, गाड़ी चल रही है, हम आगे आगे जा रहे हैं, आ जाएगा यार, फिक्र मत करो, वो भी करेंगे। ये है कि कभी कभी लगता है कि क्या हम दुनिया से एक कदम पीछे चल रहे हैं, क्या हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम अपने आप को थोड़ा हीन यानी कि थोड़ा कम महसूस करते हैं, इसलिए हम पश्चिम की ओर देखते हैं और सिलिकॉन वैली से सीखने की कोशिश करते हैं। इन बातों में दम तो जरूर है, मैं मानता हूं कि इनमें कुछ दम तो है, लेकिन आ रहे हैं भारत अभी आ रहे हैं आगे, हम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। आपको पूरा 1991 से आज तक की जर्नी, ये तो मैंने आपको 32 साल की जर्नी बता दी, तो 32 साल में 5-6 साल में हमने काफी मेजर लीप्स किए हैं, राइट? तो बस अभी और रुको, 5-6 साल हो जाएगा। Very interestingly said, and I think this is the last stage. This is the last phenomena, in my opinion. R&D is the last thing that a country needs to grow in general. So really rightly put. मेरा आखिरी question, of course, last question ये है मैं आखिरी करे जा रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में बार मैं भी देख रहा हूँ कि आखिरी आ रहा है। 1991 का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको हम केटर करना चाह रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, वेब3 के अंदर, जैसा कि आपने बोला, कक्षा 4वीं के लोग बहुत सारे हैं। उसको जब एक सीनियर एडल्ट मिल जाता है, ऐसा मतलब सीनियर स्कूल का इंसान मिल जाता है, यू जस्ट आर वेरी क्यूरियस एंड यू वांट टू आस्क दीज क्वेश्चन। सो ये मेरा क्वेश्चन था कि पॉलिसी और रेगुलेशन कितना इवॉल्व हुआ है वेब3 में, और कितना उसको इवॉल्व होना जरूरी है बिफोर we can think of a major standpoint कि यार गवर्नमेंट भी ढंग से इस चीजों को रियलाइज करे एंड दे मेक क्लियर पॉलिसीज आउट ऑफ इट। जैसे पहले जब आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की होगी, तब आईटी का कोई मिनिस्ट्री नहीं होती होगी इंडियन गवर्नमेंट में, आई थिंक ऑफ, राइट? और अब एक मेजर मिनिस्ट्री है आईटी, और आईटी मिनिस्ट्री जो एक मेजर मिनिस्ट्री है। तो हाउ डू यू थिंक दिस रेगुलेशन स्पेस इवॉल्विंग, एंड वेयर do we need to really jump in and kick the ball started? इसको मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि आपकी वार्निंग्स में मैंने अभी तक अपनी वार्निंग्स वाली वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली वीडियो मेरा भी आने वाला है वार्निंग के ऊपर। मेरी वार्निंग में सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि आप रेगुलेशन को बिल्कुल जो सोचते हो कि रेगुलेशन, अब जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो आपके ऑलमोस्ट कदम से कदम मिला के चल रही हैं। उन्हें अब सब पता है, प्रोटोकॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एडमिन की, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, वैलिडेटर्स, कैसे करना है, ट्रैवल रूल, कैसे इसको मैकेनिज्म को बैठाना है, चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं। ऑलमोस्ट उनको पता है कि वैलिडेटर का क्या रोल है और कैसे इसको पकड़ना है। मेरा ये मानना है कि जितनी भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनका एक फाउंडर है, ठीक है? और जब कोई प्रोटोकॉल बड़ा होगा, उसका असली वाटर टेस्ट उसी टाइम होना है। जैसे कि आज सपोज सोलाना ये बोलता है, क्लेम कर दे कि हमने इथेरियम से बड़ा TVL, इथेरियम से बड़ा यूजर बेस, इथेरियम से बड़ा एक्टिव बेस, ये सब चीज़ें कर दे वो। मैं कहता हूँ कि उसी वक्त उसका टेस्ट होना है, और जब वो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अभी फेल हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट स्केलेबिलिटी और ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को वो सॉल्व करेंगे। ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले वो गैरी गेंसलर, यूरोप, रशिया, इंडिया, निर्मला सीतारमन जी, ये सारे टेस्ट होने हैं। अभी वो स्केलेबिलिटी ट्रायलेमा तो छोड़ दो। मैं आपकी बात से उस टाइम एग्री कर रहा था, और मैं अंदर ही अंदर एग्री कर रहा था कि आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि फॉरगेट अबाउट स्केलेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन ट्रायलेमा सॉल्व करोगे, अभी तो तुम्हें रेगुलेटरी ट्रायलेमा सॉल्व करना है। एंड व्हाट डू यू सी, क्या 2024 के अंदर स्पेशली
कुछ रेगुलेटरी क्रैकडाउन और देख सकते हो आप डीफाई के ऊपर, जब केवाईसी की बात चल रही है कि डीफाई को भी केवाईसी करो? व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये टेस्ट ऑफ टाइम सरवाइव कर पाएंगे? मैं जवाब देने से पहले ना आपके सवाल को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। जैसे जी। आपने कहा कि आज जो रेगुलेटर है वो सब समझ रहा है। You'll मेरा need to मानना ये unlock है, your क्योंकि iPhone मैं first. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2018-19 से जा रहा हूँ, तो उनको तब भी समझ आता था। हाँ, ये है कि ऊपर से नीचे तक सबको समझ नहीं आता, जो टॉप लेवल के लोग थे उनको समझ आता था, बट या थ्रू आउट आई वुड मीट सम पीपल जिनको नहीं समझ आता था। मगर समझो 2015 में काशिफ ने प्रणव को कैश पकड़ा दिया था, राइट? उसका कोई ट्रैक नहीं बचा है, क्योंकि तभी कोई देख नहीं रहा था। उन्होंने वो प्राइवेट पार्टी में मिले, उसने उसको पैसे दे दिए, उसका कोई ट्रेस नहीं बचा। तो आज या इवन फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई रेगुलेटर उठ के खड़ा हो गया और वो बोलेगा कि 2011 की मुझे ट्रांजैक्शन देखनी है, उसको दिख सकता है। तो इम्यूटेबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन जो हमको बहुत पसंद है ना, वो आप देख लो कि वो, और एक पिक्चर थी संजय दत्त की, पंकज कपूर और संजय दत्त की, जिसका नाम था 10 शायद, जिसके अंदर एक डायलॉग था कि जमवाल सब देख रहा है। तो ब्लॉकचेन है ना, वो उस जमवाल की तरह है, वो सब देख रहा है। तो आपको आज मार नहीं रहा जमवाल, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसको पता नहीं है। तो आप अगर समझते हो कि आप कहीं यहाँ पे कोई छुप के कोई ट्रांजैक्शन कर लोगे, वो डेस्क के अंदर कुछ घुमा दोगे, वो एक्सचेंज में अपलोड डाउनलोड कर लोगे, उससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, शायद आपके पीछे आज कोई आ नहीं रहा, लेकिन वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? तो जमवाल सब देख रहा है। तो जब वो मौका आएगा तब आपको पता, तब ये चलना चाहिए कि रेगुलेटरी इंपेरेटिव, देखो दो, इस इंडस्ट्री के दो ही इंपेरेटिव है, अडॉप्शन इंपेरेटिव, रेगुलेटरी इंपेरेटिव। अडॉप्शन इंपेरेटिव है इनसाइड, कि हम अंदर से क्या अडॉप्शन क्रिएट कर पाएंगे, एंड रेगुलेटरी इंपेरेटिव है फ्रॉम आउटसाइड। रेगुलेटरी इंपेरेटिव जो आएगा, उसका एक जो कमी होती है ना, हमेशा इंसान जो भी चीज सीखता है ना, वो जो पहले सीखा होता है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में सीखता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि चलो आपको मैं पाव भाजी बनानी सिखाता हूँ, और मैं जैसे आपको बनानी सिखाऊंगा, आप बोलोगे अच्छा ये तो वैसे ही है ना जैसे गोभी बनाते हैं, लेकिन इसमें ये फर्क है। यानी कि आपको एक चीज आती है, आप उसको मॉडिफाई करके दूसरी चीज सीखने की कोशिश करते हो। जो रेगुलेटर्स है ना, वो स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, डेट मार्केट, मनी मार्केट के रेगुलेटर्स हैं इस समय, राइट? जो बाकी रेगुलेटर है, टेलीकॉम के, इंश्योरेंस के वगैरह, उनका इसमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बट ये सिक्योरिटी, मनी, स्टॉक और डेट के जो रेगुलेटर है ना, वो किसी ना किसी तरह क्रिप्टो को एक सिक्योरिटी की तरह देखेंगे, कमोडिटी की तरह देखेंगे, एक एसेट की तरह देखेंगे। तो ओवर टाइम द रेगुलेशन विल स्टार्ट लुकिंग लाइक सम अदर रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, जब 2019 में मैंने अपने जिधर एक्सचेंज का मैं सीईओ था, उसके लिए मैंने माल्टा में VFA लेवल 4 लाइसेंस लिया था, बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड टू एवर डू दैट। तब हमको पता चल गया था कि जो लाइट बैंकिंग रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन के, उसी को हमारे पे लागू किया जाएगा। आज अगर आप यूएस के 50 स्टेट्स देखो, न्यूयॉर्क और हवाई को छोड़ दो, शायद टू सम एक्सटेंट अभी वायोमिंग को भी छोड़ दो, बाकी सब स्टेट्स में कॉइनबेस और अन्य जो एक्सचेंजेस काम करते हैं, उनके पास लाइसेंस कौन सा है? क्या उनके पास क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस है ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके पास मनी ट्रांसफरर्स लाइसेंस है, बट मनी ट्रांसफरर्स लाइसेंस में क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग कि रेगुलेशन जो है ना, दोनों तरफ से आ रहा है। जो पुराने रेगुलेशन थे वो क्रिप्टो को अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, और जो क्रिप्टो के रेगुलेशन है वो बोल रहे हैं स्टेबल कॉइन अलग होता है, एक्सचेंज अलग होती है, कस्टडी अलग होती है, क्योंकि इधर लोग सेल्फ कस्टडी कर जाते हैं। ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये कुछ हद तक कैश जैसे है कि नाम नहीं लिखा होता, कोई फोलियो नंबर नहीं होता। तो आई थिंक दैट ये जो रेगुलेशंस है, ये कुछ हद तक चिंता का विषय है। 2019 में या 20 में, या खास करके 19 में मैं कहूँगा, जो हमने रेगुलेशन का जो डंडा पड़ते देखा था, वो बहुत डरावना था। अब वो समय चला गया है। अब मुझे लगता है कि ऐसा रेगुलेटरी एक्शन आए जिससे कि वो बोले भैया आप लोग दुकान बंद करो, अब घर जाओ, ऐसा होते मुझे नहीं नजर आ रहा। अभी कितना कड़ा रुख होगा, कितने और टेरा लूना, सैम बैंकमैन फ्राइड और सीजी निकलेंगे, और कि उनका निकलने से कितना इफेक्ट पड़ेगा। जैसे टेरा लूना आया, मार्केट का भट्टा बैठ गया, सैम बैंकमैन फ्राइड आया तो लोगों का क्रिप्टो खत्म हो गया, सीजी को बोला जेल भेजेंगे तो बिटकॉइन को भी फर्क नहीं पड़ा, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो मार्केट के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जबकि सीजी देखा जाए तो उन सबका बाप है, वो तो छोटे बच्चे थे सीजी के सामने, राइट? और बाइनेंस भी उन सबका बाप है। तो आई थिंक दैट वो समय के कुछ स्कैम होंगे या कुछ रेगुलेशन होंगे या कुछ इंसिडेंट होंगे, इससे दुकान बंद हो जाएगी, वो समय निकल गया है। मगर फिर भी अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन आने लगे, राइट, तो मूड तो काफी खराब हो सकता है। राइट, तो आई थिंक वी हैव टू क्लोज टू 1 hour इन इट। सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी रिफ्लेक्सिकल की जर्नी क्या है, मतलब व्हाट इज रिफ्लेक्सिकल?
इट्स लाइक जेपे सुना So, था। और रिफ्लेक्सिकल के बारे में थोड़ा सा आप अपने बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है लोगों को कि यार ये रिफ्लेक्सिकल कोई एक्सचेंज है, कोई टोकन है, कोई टोकन आएगा रिफ्लेक्सिकल का, समथिंग लाइक दैट, जो लोगों को लगता है कि यार कुछ तो होगा। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिकल, अगर आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में लोगों को समझा दें। सबसे पहले लोगों को रिफ्लेक्सिकल के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं कितने ही इंटरव्यू में जाता हूँ, मैं उसकी बात कभी नहीं करता। जबकि लोग जाते हैं जी। अपना प्रोजेक्ट को शेल करते हैं, मैं अपने प्रोजेक्ट की बात ही नहीं करता। इनफैक्ट खाली मैंने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है कि भैया कम से कम किसी ने सुना हो नाम। तो रिफ्लेक्सिकल का पहले क्या, रिफ्लेक्सिकल का टोकन आएगा हम्म। शायद। आ, आएगा। हाँ, पहली बात मैं शायद बोल रहा हूँ। मैं इससे पहले जितनी बार मुझे पूछा गया मैं ना बोलता था। तो अभी सोचो एक और ब्रेकिंग न्यूज है आपके प्रोजेक्ट में, आपके मतलब ये मीटिंग तो में, शायद या उसका नाम रिफ्लेक्सिबल टोकन होगा या कोई और टोकन होगा, वो देख लेंगे यार। हम उसको काशिफ रजा टोकन दे देंगे, काशिफ रजा अरे टोकन। सर, मेरे को गैरी गैसलर ले जाएगा सर। मैं वो मेरे को उठा लेगा। गलती से मत कर देना। नो नो इसीलिए ये तो शो मैं बंद हो रिफ्लेक्सिबल जाएगा। नाम नहीं ले रहा। ये शो बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, नो दिन रात जितने बैठ के आप अंदर बैठ के शो ही शो करोगे, आपको नहीं, बहुत फिर हो जाएगा प्रणव और काशिफ, वो आपने बोला था ना, पीके हो जाएगा फिर। या भाई अगर आप पीके करोगे ना तो उधर तक तो ठीक है, लेकिन महेश्वरी का MA और रजा का RA ले लोगे ना तो मारा जाएगा आदमी, राइट? कमिंग बैक टू रिफ्लेक्सिकल, क्या करते हैं, बहुत बहुत ही साधारण सी चीज है। और रिफ्लेक्सिकल वेब3 प्रोजेक्ट्स के साथ काम करता है। इनमें से कई वेब3 प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास आते हैं हमारे साथ काम करने, और कई ऐसे भी हैं जो हमने खुद चालू किए। रिफ्लेक्सिकल आज से 3-5 साल के बाद ये महत्वाकांक्षा लेकर चल रहा है कि वो विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट ग्रुप होगा। तो डिजिटल एसेट ग्रुप में जितनी चीजें होती हैं, उनके डीफाई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हम हर एक एरिया में काम करते हैं। हम ज्यादा अपने बारे में शोरगुल नहीं करते। रिफ्लेक्सिकल का ट्विटर हैंडल है, लेकिन आप उधर जाओगे तो बहुत ही कम ट्वीट्स होते हैं। उसका कारण ये है कि हम एक मास कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट नहीं है। हम प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं जो अपने आप में मास कंज्यूमर फेसिंग हो सकते हैं। जैसे इस समय मेरे 2 प्रोजेक्ट्स, रिफ्लेक्सिकल के 2 प्रोजेक्ट्स रिपब्लिक पे लॉन्च हो रहे हैं, और एक जो है रिसेंटली कॉइन लिस्ट पे लॉन्च हुआ है। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रिफ्लेक्सिकल अपने आप में ये सारे काम नहीं करता। तो रिफ्लेक्सिकल इज द बैकबोन, द एनेबलर, द होल्डर ऑफ एसेट्स। तो उस समय से एक तरह से होल्डिंग कंपनी भी है, एंड बेसिकली इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम प्ले। वी वर्क विद वेरी वेरी फ्यू, मतलब हम कोई ट्यूशन क्लास नहीं है कि आप आओ हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, कि हम कोहॉर्ट करेंगे, कि हम वीडियो लेक्चर दिखाएंगे, कि मीटअप करेंगे। हम इनमें से कोई भी काम नहीं करते। हम बहुत गिने चुने एंटरप्रेन्योर से फोकस करते हैं। यूज केस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूज केस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किस व्यक्ति के साथ, किस फाउंडर के साथ डील कर रहे हैं। बिकॉज ग्रेट फाउंडर्स विल फाइंड ग्रेट यूज केसेस, लेकिन ग्रेट यूज केसेस को अपने आप ग्रेट फाउंडर नहीं मिल जाता। तो ग्रेट फाउंडर्स की जरूरत है। और यदि आप में से कोई बहुत बड़ी गेम खेलने जा रहा है जिससे आपको लगता है कि वेब3 पूरी तरह से बदल जाएगी, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं काशिफ जी ने मुझे कहा बताओ रिफ्लेक्सिकल क्या है, नहीं तो मैं अपने बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादातर बात नहीं करता। मौका देने के लिए शुक्रिया। सर आप मेरे आगे ना, नाम के आगे जी मत लगाइए। ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने तो आपको देखा है ना, वी हैव लुक्ड अप टू यू। सो गेटिंग दिस मच रिस्पेक्ट फ्रॉम समबडी एंड यू हैव लुक्ड अप टू, तो ये बड़ा थोड़ा वो टेंशन हो जाती है कि यार मैं शायद बुजुर्ग हो गया हूँ। नहीं नहीं, जी लगाने से ना रिस्पेक्ट तो आती है, लेकिन एक मिठास भी आ जाती है। जी मतलब जी, जैसे ये कि तो आप है। सिर्फ पार्ले बोलो तो उसमें मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता ना। आप पार्ले पार्ले के बाद जी। जी बोलो तो स्वाद आता है। अच्छा सर, ये बताइए, एक क्विक क्विक अगर मैं आपसे एक 2-3 क्वेश्चन पूछूं तो, and, मतलब जो दिल वाली बात है वही बताएगा, कि बिटकॉइन और इथेरियम। सर अभी मतलब आप मुझे जस्टिफिकेशन मत पूछना, दीवानों से ये मत पूछो कि दीवाने का क्या हाल है, मगर हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रणव, हाँ। आपको पूरे स्क्रीन पे कौन से कॉइन का सिंबल दिख रहा है इस समय? देखो, काशिफ जी के साइड में, राइट? ये तो है। मतलब ये फ्रैंकली ना, ये कहना भैया कि बाप के बच्चा, भाई बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप हाँ, बाप। बाप, अरे क्या बात है।
और अगर मैं बोलूँ सर, इथेरियम, सोलाना और कॉस्मोस। दो तीन और जोड़ो ना साथ में जरा, आप अच्छा आईसीपी चलो, भी डाल इथेरियम, दो, इथेरियम, आप सोलाना, स्टाकवेयर भी डाल कॉस्मोस, दो। एवलांच। नहीं, मैं आपको दो सजेशन दे रहा हूँ, आईसीपी एंड हाँ स्टाकवेयर डालने को बोल रहा हूँ। सी, हाँ, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आप आईसीपी और आईसीपी। स्टार्कनेट को देखोगे ना, तो टेक्नोलॉजिकली एंड बाय आर्किटेक्चर दे आर लाइक रियली 1 माइल अहेड ऑफ सम ऑफ द नेम्स यू आर टेकिंग। मगर इसी से पता चलता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकली अहेड होना या काफी नहीं है, और बहुत चीजें चाहिए। जब आईसीपी आया था तब लगता था भैया सब कुछ बदल गया, आ गया इथीरियम किलर, नहीं कुछ नहीं हुआ, सालों तक कुछ नहीं हुआ। स्टाकवेयर भी अभी बोलते हैं भैया हम आएंगे कुछ ग्रेड करेंगे, आएंगे कुछ ग्रेड करेंगे, बोलते ही जा रहे हैं, तुम थक रहे हो। बट जो आप बोल रहे हो, द इथीरियम इकोसिस्टम वर्सेस द सोलाना इकोसिस्टम, आई थिंक दैट इसमें कोई शक नहीं है कि जीत तो इथीरियम रहा है। सोलाना जो है उसके अंदर भी मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच है, लेकिन इथीरियम जितनी नहीं। इथीरियम में तो मतलब वो सारे लोग आ जाते हैं, एक साथ काम करने लग जाते हैं, मैं लेयर करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं डेटा लेयर करता हूँ, एक्सेट्रा, सारे काम करने लग जाते हैं। अगर ये पूरा मॉड्यूलराइज्ड फ्यूचर रहा तो इथीरियम जीतेगा। लेकिन अगर बोल रहे भाई L2 की जरूरत क्या है, रोल अप की जरूरत क्या है, ये तो इथीरियम की कमी थी इसलिए आके पूरी हुई है। तो मॉड्यूलराइजिंग, बाय द वे, लेयर आर्किटेक्चर तो हमेशा से आईटी में रहा है, तो फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन इस लेवल ऑफ मॉड्यूलराइजिंग की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से रहा तो सोलाना को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। राइट। अगर आप एक जंग में जा रहे हैं और जंग के अंदर आपको एक सिपह सालार को लेके जाना है जंग लड़ने के लिए, तो आप निश्चल, संदीप और सुमित गुप्ता में से किसको लेके जाओगे? इसका मेरे पास आंसर है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछने में करेक्ट आंसर होता है, नहीं आप तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, ये तीनों ही बढ़िया है। मतलब जवाब तो एक्चुअली डिसेंट जवाब तो यही बनता है, सच्चा जवाब वो नहीं है। सच्चा जवाब मेरे मन में बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है मेरे मन में। बोलने से मैं हिचकिचा रहा हूँ, राइट, बोलने से मैं हिचकिचा रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं जनरली ये कहता हूँ कि वो तो आप समझ लो कि जो तलवार लड़ेगा, वो मतलब उसको फ्रंट पे जाके लड़ना है। लंबी रेस का घोड़ा, मतलब हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो लंबी रेस का घोड़ा। देखो ये तीनों ने की उपलब्धियां काफी ज्यादा हैं। यदि सिर्फ उपलब्धियों पे फोकस करें और आज का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो संदीप सबसे आगे है इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज क्रिएटेड। संदीप को मैं इन तीनों में से सबसे करीबी, मैं जो मेरा रिश्ता था वो संदीप के साथ ही था। सबसे लंबा रिश्ता जो था वो यू माइट और माइट नॉट नो दिस, वो सुमित गुप्ता के साथ था। क्योंकि मैं जब आईआईटी बॉम्बे का बिजनेस इंक्यूबेटर का सीईओ था तब वो स्टूडेंट था वहां पर, राइट। और निश्चल को भी मैं इनडायरेक्टली काफी टाइम से जानता हूं, क्योंकि निश्चल का शार्डियम से पहले, वजीर एक्स से पहले जब क्राउड फायर होया करता था, जिसका तभी एक नाम था जस्ट अनफॉलो, तब उसको कलारी कैपिटल ने फंडिंग दी थी। और मैं हालांकि निश्चल के प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, पर कलारी के साथ भी मैं उनके सीड इनिशिएटिव में काम किया, तो मैं निश्चल को भी इनडायरेक्टली बहुत सालों से जानता हूं। हाँ, जवाब देना पड़ेगा कि कतराए अरे देना पड़ेगा कि जंग में किसको लेके जाओगे आप? सर ये एक सिपह सालार को ले जाना है, और थैंकफुली मैं ऑप्शन नहीं हूं। नहीं, आप होते तो भी मेरा आंसर सेम ही रहना था। अभी आप सामने हो ना। आप सामने हो तो मैं खुद कुछ भी बोल सकता हूँ। वो लोग सामने नहीं है और वो ये देखेंगे वीडियो शायद, तो उनको अरे कैसा लगेगा। 100% देखेंगे। हाँ, तो अगर आप, चलो मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके लेकिन आंसर दे जाता हूँ। डिप्लोमेटिक होके बोलता हूँ कि सब विनर्स हैं, सब प्रूवन विनर्स हैं, सब फिनोमिनल विनर्स हैं। लेकिन अगर मुझे, मैं ना जंग का बात ना करते हुए बोलता हूँ कि चलो मुझे ना नया स्टार्टअप चालू करना है, और ये तीनों मेरे लिए को फाउंडर अवेलेबल है। हाँ चलो। राइट, ये पकड़ते हैं क्योंकि वो जंग, फ्रैंकली मैं जंग करने वालों में से हूं नहीं। हाँ राइट, तो अगर ये पकड़ के चलूं तो मैं अपना को फाउंडर बनाऊंगा सुमित गुप्ता को। ओ, और ये मैं बिना झिझक के बोल रहा हूँ। झिझक सिर्फ इतनी है कि कहीं ये संदीप को और निश्चल को बुरा ना लग जाए, क्योंकि संदीप का को फाउंडर बनना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, निश्चल का को फाउंडर बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो छोटा में बड़ी बात तो ये पूरे तरह से हो रही है। लेकिन इन तीनों में से अगर मैं किसी के साथ करूंगा और एक के साथ ही करना है तो वो सुमित गुप्ता होगा।
रीजन क्या है उसका? लाइक व्हाट डू यू सी इन सुमित कैरेक्टर जो आपको लगता है कि वो एकदम लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है? देखो तीनों लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, ओके, तो हाँ मैंने हाँ ये कभी नहीं मैंने ये नहीं कहा कि भैया मैंने ऑप्शन बड़े बड़े, आप ये मानते होगे कि ऑप्शन बड़े खतरनाक ऑप्शन थे। बड़े खतरनाक थी, बड़े खतरनाक, और यही बोला कि यार हाँ बड़े खतरनाक। तो प्रणव, आपके क्वेश्चन को तो मैं डॉज करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने, देखो रीजन मतलब अभी, देखो रीजन अब मैं अगर बताऊंगा ना सुमित में, एक हाँ नहीं खासियत है, हाँ ऑटोमेटिक इम्प्लीकेशन होता है कि दूसरों में नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं, उन सब में जी सेम जी जी, सिमिलर वो इतना बहुत बड़ा बड़ा वो एक एक थिन डिफरेंस रहा होगा, मतलब मैं समझ रहा हूँ, वो एक बड़ी माइन्यूट सा कुछ हो रहा नॉट जस्ट होगा। थिन डिफरेंस, अगर मैं उनको 5-7 पैरामीटर्स में रेट करूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सुमित गुप्ता इज नंबर वन इन ऑल, ऐसा नहीं है, हाँ हाँ राइट? लाइक Nischal is definitely number one in at least one, maybe more. Sandeep is number one in many. Sumit Gupta is also number one. तो hence the overall जो है ना cumulative score. My God, मैं I'm wondering मैंने ये जवाब दिया क्यों? ये जवाब नहीं देना चाहिए था. But चलो. सर इफ यू वांट टू रिमूव दिस आंसर यू नीड टू सेंड सम, आई विल गिव यू एड्रेस, तो उसमें भेज देना। Yes, yes, yes. Donate for देश. Donate for देश. डोनेट फॉर दे, डोनेट फॉर प्रणव। Yes. चलो सर, बहुत अच्छा रहा, आई थिंक इट वाज अ गुड बैंटर। आई थिंक आज का जो शो है, मुझे उम्मीद हमेशा से थी कि जब भी अजीत जी आएंगे सो दैट शो इज विल बी फिनोमिनल। बहुत सारी बातें हुई, डिस्कशंस हुई, वक्त का पता भी नहीं लगा, एंड थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक वी शुड डू इट फ्रीक्वेंटली, मोर ऑफन। आई थिंक इट्स अ लॉस फॉर द कम्युनिटी इफ यू आर नॉट frequent on our channel. I think you should be. आप जब बुलाओगे, And जब जी बुलाओगे आ जाएंगे। अगर समझो आपको रिकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करने में अगर लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा मेहनत हो रही है, आप मुझे बोल देना, मैं ना अपना फोन पकड़ के रिकॉर्ड कर दूंगा एक हाँ क्लिप, हाँ वो हाँ भी हाँ ऐड हो सके। आप जैसे बोलो यार, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड ये हमारे लिए प्रिविलेज है। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक एंड प्लीज डू फॉलो अजीत जी, अगर आप नहीं करते हो, आई एम श्योर आप करते नहीं दोगे, नहीं मैं करते तो सब जितनी भी फॉलो कर रहा हूँ, आपको भी फॉलो कर रहा हूँ, प्रणव जी जी आपको भी जी कर रहा हूँ, सबको फॉलो कर रहा हूँ। जी जी। और आप, चलिए विद दिस, आपके जो दर्शक हैं, अगर वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मेरे को ये बोलना आ गया है। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, चलो सी यू।